हेलो दोस्तों। आप सभी को तो पता ही होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था। लेकिन एक सेकेंड, ये लूटना ये जो शब्द है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि शाइस्ता खान जो पुणे में अपने 1 लाख सैनिकों के साथ 3.5 सालों तक पुणे को लूटता रहा, जो 3.5 सालों के लिए स्वराज्य के सिर पर एक बोझ बना रहा, उसके खर्चे की भरपाई कौन करेगा? उसके अलावा महाराज मुगल शाही के बादशाह औरंगजेब को ये संदेश देना चाहते थे कि अगर आप हमारे घर में घुसकर हम पर हमला कर सकते हैं तो फिर हम भी आपसे वही बेहतर तरीके में कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप ही सोच के देखिए, दुश्मन के टेरिटरी में 300 किलोमीटर अंदर जाना बिना किसी को भनक लगने देते हुए, वो भी 10,000 सैनिकों के साथ। इसके पीछे की माइक्रो प्लानिंग महाराज ने कैसे की होगी? महाराज ने अपना नेतृत्व कैसे दिखाया होगा? हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज शशांक। Moving on to the 7th episode of the history of Chhatrapati Shivaji Maharaj, I will be telling you about the man who stands on the hearts of Marathas, got into Surat and robbed it. Even Aurangzeb Alamgir was shocked to hear the news about Surat's loot. During the invasion, the attempt of even murdering Shivaji Maharaj was taken, during which Maharaj's whole body was covered in blood. And after hearing the whole story, you would experience nothing less than goosebumps. However, the questions arise like, why did even Shivaji Maharaj rob and worsen the environment of Surat? And why only Surat? To know the answers of these questions, watch the full video. But before that, please make sure that you like the video, and if new or not subscribed, then subscribe our channel. अब सबसे पहले ये सवाल उभरता है कि महाराज ने सूरत लूटी ही क्यों? अब मैं आपको बताऊंगा कि शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी नहीं। ये शाइस्ता खान पुणे में 3 सालों तक बैठा रहा अपने 1 लाख सैनिकों के साथ। उन 3 सालों में उसने अपना और अपने 1 लाख सैनिकों का पेट स्वराज्य को लूट कर भरा। उसने स्वराज्य को लूटा तो हाँ, लेकिन उसी के साथ वो स्वराज्य के लिए 3 सालों तक एक बोझ बना रहा। अब आप ही बोलिए, ये महाराज ने सूरत लूटी या फिर जो खोया उसको सूरत को लूटकर वापस पाने की कोशिश की? आखिर महाराज ने कितने समय तक छुटकारा पा पाकर शांत बैठे रहते? महाराज ने ये बदले की आग से भरा हुआ हिम्मत का कदम लेकर मुगल शाही को ये संदेश भेजा कि अगर आप भी हमारे राज्य के अंदर आकर हम पर हमला कर सकते हैं तो फिर हम भी वही आपसे बेहतर तरीके में कर सकते हैं। और ये मैं नहीं, खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, जो कि हमें सोर्सेस से पता चलता है। दरअसल सूरत को लूटने के बाद जब शिवाजी महाराज स्वराज्य वापस लौटे, तब इनसे ये सवाल किया गया और तब महाराज ने जनता को जवाब दिया, जो कि उसी वक्त एक पत्र में लिखा गया था। महाराज के शब्द थे कि मुगल शाही ने हमारे मुल्क को बहुत लूटा, ना जाने कितनी जानें ली, ना जाने कितने मंदिर तोड़े, आखिरकार हमें कुछ तो करना ही पड़ा। उसके अलावा हम मराठा सैन्य को और ज्यादा विशाल और ज्यादा हथियारों से लैस बनाना चाहते थे, जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा धन की आवश्यकता थी। बस इन्हीं कारणों की वजह से सूरत को लूटा गया। अब आगे बढ़ते हुए और एक सवाल जो उभर कर आता है कि महाराज ने आखिर सूरत ही क्यों लूटी? आइए जानते हैं। सूरत सादी भाषा में कहना चाहूं तो उस वक्त का आज का मुंबई ही था। सूरत उस वक्त का भी प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। सूरत में जो बंदरगाह था, उस बंदरगाह के प्रति अनेक विदेशी व्यापारी आना जाना किया करते थे, जैसे कि पोर्चुगीज, ब्रिटिश और डच। और जब भी ये विदेशी व्यापारी आते ना, तब इनके ऊपर एक चुंगी नाम का टैक्स लगता, जिससे मुगल हर साल करोड़ों रुपए कमाते।
सूरत का बाजार भी बहुत ज्यादा आधुनिक और विकसित था, जिसकी बदौलत सूरत में भारत के सबसे अमीर व्यापारियों में से अनेक व्यापारी रहते थे। उसके अलावा सूरत एक इकलौता मुख्य शहर था जो कि मुगल शाही के अंदर आता था, जो कि स्वराज्य के आसपास था। बाकी सारे मुगल शाही के मुख्य शहर दिल्ली और आगरा के आसपास आते थे। इससे ये बात तो साफ होती ही है कि सूरत में सोना चांदी और हीरे जवाहराती की कमी नहीं थी। लेकिन जिस शहर में इतना सारा खजाना हो, उसको लूटना एक असंभव सा कार्य लगता है। लेकिन जो असंभव को संभव कर दिखाए, वही तो है छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराज ने एक चीज देखी जो कि उनके पक्ष में थी। दरअसल सूरत एक बहुत विशाल शहर होने के बावजूद भी वहां पर सैनिकों की तैनाती थोड़ी सी कम थी। इसका कारण था वहां का सूबेदार इनायत खान। ये आदमी एक नंबर का भ्रष्ट था। ये कागजों में तो 5000 सैनिकों की तैनाती दिखाकर 5000 सैनिकों की तनख्वाह लेता था, लेकिन असल में सूरत में उस वक्त सिर्फ 1000 सैनिक तैनात थे। बाकी के 4000 काल्पनिक सैनिकों की असली तनख्वाह वो खुद खा जाता था। अब जिस जगह की लूट होने वाली है, उस जगह की जानकारी भी तो होनी बहुत जरूरी है ना। इस वजह से महाराज ने अपने गुप्तचर बहिर्जी नायक को सूरत भेजा। बहिर्जी नायक ने सूरत की एक ना एक जानकारी महाराज तक पहुंचाई, जैसे सूरत के मुख्य व्यापारी कहाँ रहते हैं, सूरत का मुख्य बाजार कहाँ है, खजाना कहाँ गाड़ा गया है, मुख्य राजकोष कहाँ है, कहाँ कितनी और कब सेना तैनात रहती है, और भी बहुत कुछ। बहिर्जी नायक soon returned to Pune and carefully told each and every detail to Shivaji Maharaj about Surat. Chhatrapati's Mavlas soon took off for Surat under the consultance of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Mostly, the Mavlas travelled under the moonlight and stayed stationary during the day. It is because there was the risk of Inayat Khan coming to know about the invasion of Chhatrapati Shivaji Maharaj. After a 10-day long journey, finally Maharaj Mavla stopped at a village named Udna, which came on the border of Surat. At that point, Mavla set up their tents and camps, and Maharaj wrote a letter to Inayat Khan, which said that if you pay me the ransom, I won't do anything to the city of Surat. However, if you do not follow my words, whatever I would do to Surat would be your responsibility. At first, Inayat Khan could not even believe and laughed that how could Shivaji come here, and didn't pay much attention to the letter and ended up refusing to pay the ransom, which led Maharaj to allow his Mavlas to loot Surat. Maharaj Mavlas banged a complete commotion in the whole city of Surat. Most of the treasure was hunted and the rest was taken away by the businessmen. More than half of the houses were burned. But the thing that makes each and every one of us wonder was that even during this terrific flood of destruction, none of the women or children were even scratched. The second thing, that the Maharaj Mavlas had engaged in their mind that unless and until the front person does not try to take him down, they would not deceive him. In fact, a Portuguese businessman named Cosme Garda wrote in his letter that he was present during the loot of Surat and firmly spectated that it was clearly visible that Mavlas did not intend to kill each and every person who came in front of them. This merciful discipline led to fingerly countable deaths. Soon, they were successful at the invasion. On the other hand, Inayat Khan had been staying hidden all the time in his fort. At last, he decided to do something and sent one of his soldiers to Chhatrapati Shivaji Maharaj's camp. At first, the soldier spoke absolute nonsense.
Even Shivaji Maharaj had enough and told him to speak on the point. And then he all of a sudden said that he had arrived here to speak something important to Maharaj, but only to Maharaj. And quickly got closer to Maharaj, pretending that he was going to whisper. But at that moment, he quickly started to stab Maharaj on his chest. And before the stab could get any deeper, one of the Mavlas standing behind Maharaj sliced off the hand of the Mughal soldier. The blade of the hot blood of the soldier spilled on the body of Maharaj, which led to the whole clothes of Maharaj being covered in blood. Soon they were successful at their invasion, and the looted booty, which would cost millions and millions of rupees to the date, was then safely carried to Rajgarh. So friends, if you liked the video, then please make sure that you subscribe our channel to stay updated with the latest of our content. Jai Shivrai.